तक़सीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ कश्मीर 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्ज़ामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। टॉकिंग पॉलिटिक्स ऑन फेडरल पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। मैं तारुफ करा दूं राम साहब का। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म इन मुंबई. He is also associated with various secular initiatives. He has been conducting workshops and delivering lectures on the agenda of communal politics, myths about minorities, and politics of terror and path to peace and justice. इनकी बुक्स हैं कास्ट एंड कम्युनलिज्म। ऑलिव ने राम साहब ये उन पब्लिशर हैं आपके जिन्होंने छापी है। और रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस, ये मीडिया हाउस ने छापी है। डीकंस्ट्रक्टिंग टेररिस्ट वायलेंस, अटलांटिक ने छापी है। और इंडियन नेशनलिज्म वर्सेस हिंदू नेशनलिज्म, ये फेरोस ने छापी है। इनको अवार्ड्स मिले हैं इन इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2006 एंड नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड 2007। बहुत ही शानदार इम्प्रेसिव प्रोफाइल है प्रोफेसर राम साहब आपका। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, हिस्ब रवायत, आप जरा इब्तिदा कीजिए, बताइए कि आपकी शनासाई कैसे हुई प्रोफेसर साहब से, और इफ यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू द इंट्रोडक्शन दैट आई हैव। देखिए, मेरी आज से 2 साल पहले बॉम्बे में, मुंबई में मुलाकात हुई। एक डिस्कशन हो रही थी वहाँ पे। शमसुल इस्लाम एक प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब पे। तो लेकिन मैं जानता तो था राम पुनियानी जी को बहुत पुराना, और मुझे ये भी बड़ी खुशी थी, दुख भी था, खुशी भी थी कि पीछे से ये जंग से हैं, हमारे पंजाब, वेस्ट पंजाब से। लेकिन पार्टीशन ने जिस तरह लोगों को अपरूट किया, तो उनमें से राम पुनियानी जी का खानदान भी जो है वो वहां से मूव करके तो हिंदुस्तान में आ गया। फिर इनका जो कम्युनलिज्म के ऊपर जो इनकी नजर है और जो इनकी हिस्ट्री पे है, जहां पे वन साइडेड ट्विस्टेड वर्शंस बताई जाती हैं, तो प्रोफेसर राम पुनियानी जो है इज ए वॉइस ऑलवेज चैलेंजिंग इस किस्म की जो डिस्टॉर्शंस होती हैं। तो आज मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि आज ये हमारे इस डायलॉग में आए हुए हैं। और मैंने इनसे पूछ रहे थे क्या बात होगी, मैंने कहा 1 घंटा आपके पास है, जो आप हमको बताना चाहें वो आप बताएं, और फिर हम शायद बीच में सवाल भी होंगे कहीं कहीं, लेकिन बेसिकली ये आपका 1 घंटा है। तो डॉक्टर राम पुनियानी, अब आपके पास ये है 1 घंटा। जी, बल्कि मैं तो ये आपके इंट्रोडक्शन से सोचा था कि ये हमारा जो डायलॉग है, इंडो पाक डायलॉग, ये एक डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं उनकी एक समझिए कि एक बायोग्राफी का यहाँ पे एक वो बनता चला जा रहा है डॉक्यूमेंट। तो बहुत बहुत वेलकम है आपको प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। इब्तिदा कीजिए, जहाँ से चाहिए शुरू कीजिए, बताइए हमें अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, काम के बारे में, जंग के बारे में, जैसे भी आप। दुर्भाग्यवश जब मैं जंग से आया यहाँ
बॉम्बे बॉम्बे नहीं, नागपुर आए हम लोग पहले, वो भी महाराष्ट्र में है। तो मैं उस समय सवा या 1.5 साल का था और मुझे पाकिस्तान की वैसी कोई मेमोरी नहीं है। अभी 8-10 साल पहले मैं आया था, तो मुझे भी खुशी हुई कि मैं वहाँ आया हूँ, कराची और इस्लामाबाद। तो इससे ज़्यादा मुझे तो उस समय जो मुझे 1 हफ़्ता पाकिस्तानी दोस्तों के साथ रहने को मिला और वहाँ देखने को मिला, मुझे तो वही यादें हैं। बचपन की 1 डेढ़ साल की मेरे पास तो कोई यादें नहीं है, पर इतना है कि हम जब नागपुर में भी रहते थे, तो हमारी फैमिली को काफ़ी संघर्ष तो हुआ कि मेरे दादाजी, पिताजी इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ करके फैमिली को सेटल किया और मैं फिर बड़ी अजीब बात हो गई कि मैं मेडिकल स्कूल में गया, एमबीबीएस किया, एमडी किया, डॉक्टरी किया, पर साथ-साथ सोशल कमिटमेंट कहीं मेरे दिमाग में घुस गया। क्योंकि मैं जहाँ हम लोग जहाँ रहते थे, आस-पास काफ़ी गरीबी थी और मैं उस समय जिस लिटरेचर के कॉन्टैक्ट में आया मुंशी प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, बाद में फिर ये रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह, फिर गांधी का लिटरेचर, ये सब के इसमें आया तो मेरी एक सोशल अवेयरनेस बनी। वहाँ से मुझे लगा कि भई मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ पर समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं शुरू में थोड़ा ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, उनके साथ जुड़ता था। यानी नौकरी थी, आईआईटी में नौकरी थी पर मैं खाली वक़्त में ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर समझने की कोशिश करता था, इनके स्ट्रगल्स क्या हैं, इनके राइट्स कैसे पूरे होंगे और सोसाइटी के बारे में भी सक्रिय रूप से पढ़ता और सोचता था। फिर 6 दिसंबर 1992 ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो मेरी समझ से मुझे लगा कि ये जो हिंदू-मुसलमान का मामला, जो दंगे भड़काने का काम है, ये ऊपरी मामला नहीं है। ऊपरी मामला अभी तक लगता था कि समाज बदलेगा, समाजवाद आएगा और ये सब हिंदू-मुस्लिम वगैरह ये सब उड़ जाएगा। तो तब मुझे लगा कि हिंदू-मुस्लिम का सवाल जो खड़ा किया यानी कम्युनलिज़्म का और मेनली हिंदू नेशनलिज़्म का, वो सवाल उड़ने वाला नहीं है। अभी वो और गहरा होने वाला है और इससे मुसलमान और क्रिश्चियंस के अलावा यहाँ के दलित, आदिवासी, महिला और मज़दूर ये 4 मुझे लगा कि इनके अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश है और 5वीं तरफ से ये जो हमारी जमहूरियत है, इसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। तो तब से मैंने फिर ये हिंदू नेशनलिज़्म के बारे में स्टडी करना शुरू किया और ये जो मिथ्स फैलाते हैं जिसके आधार पे दंगे होते हैं कि मुसलमान राजाओं ने ये किया। अभी भी आजकल भी बम्बई में एक फ़िल्म आई है, वो इसी बात को और ये करती है। तो मैंने फिर एक स्टूडेंट के तौर पे भारत के जो ग्रेट हिस्टोरियंस हैं रोमिला थॉपर, इरफान हबीब, हरबंस भूटिया, इनकी किताबों से बैठकर मैं नोट्स बनाता था, ताकि मैं ये चीज़ें लोगों तक ले जाऊँ। मेरा मेन उद्देश्य था कोई एकेडमिक बनना तो था नहीं। मैं तो मेडिकल डॉक्टर था, प्रोफ़ेसर भी हो गया था आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। तो ये मेरा मुख्य रहा और 2-3 साल तक मैंने गहरा स्टडी किया इनका। साथ ही साथ आरएसएस के ऊपर मैंने एक छोटी किताब लिखने का डिसाइड किया, वो भी पूरा किया। तो उससे मेरे सामने आईना एकदम क्लियर हो गया कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, मज़हब के नाम की सियासत क्या है और मज़हब के नाम की जो सियासत है, वो कैसे समाज के संघर्षशील तबके और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इनको टारगेट करती है। वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, म्यांमार में हो, कई जगह पर मैंने एक पैरेललिज़्म देखा। पैरेललिज़्म यही था कि उनका एजेंडा एक तो रहता है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, जमहूरियत है, इसको ख़त्म करके एक अथॉरिटेरियन टाइप स्टेट बनाया जाए, जो भारत में अभी जिसकी कोशिश चल रही है बड़ी ज़ोर से। तो वहाँ से मेरी एक यात्रा चालू हुई और मैं फिर उसी समय कॉन्टैक्ट में आया, जिनको आप जानते होंगे डॉक्टर असगर अली इंजीनियर। तो डॉक्टर असगर अली इंजीनियर मेरे दोस्त भी बन गए, गुरु भी बन गए। अब वो मुसलमान थे और मैं ठहरा नास्तिक। फिर भी हम दोनों की बहुत जमती थी, क्योंकि जो सोशल इश्यूज़ पे उनकी राय बनती थी और मेरी राय बनती थी, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। तो मैं अभी ये सेंटर का जो प्रेसिडेंट हूँ, वो उन्हीं ने एस्टेब्लिश किया था, मैं भी उनके साथ-साथ था। तो उनका मैंने जो तौर-तरीका देखा काम करने का, थोड़ा-सा मैंने वो भी समझने की कोशिश की और इसी मुद्दों पर फिर मैंने लिखना चालू कर दिया। तो कुछ बड़े अखबार तो यहाँ लेते नहीं है ऐसे आर्टिकल्स को, क्योंकि मैं एक फोर्थराइट लिखता हूँ, जो उसमें कोई ये नहीं होता, मिलावट नहीं होती, तो बड़े अखबार तो छापते नहीं हैं। पर हाँ, यहाँ जो छोटे-छोटे अखबार हैं, रीजनल पेपर्स हैं, वो मेरे आर्टिकल्स को लेकर या तो ट्रांसलेट करते हैं या छापते हैं, तो एक प्रकार से माहौल बनाने में उसने हेल्प की। फिर उसी में मुझे आइडिया आई कि ये यूट्यूब का ज़माना आने वाला है, तो जब मैं तो अभी 80 साल का होने वाला हूँ।
पर उस समय करीब 20-22 साल पहले मैंने ये यूट्यूब के बारे में जब देखा तो मैंने कहा ये एक इम्पोर्टेंट मीडियम हो सकता है। तो मैंने फिर वीडियोस बनाना चालू किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए और आज भी कई लोग मुझे केवल वीडियोस से पहचानते हैं क्योंकि उनका थोड़ा जो सर्कुलेशन होता है, उनके टॉपिक्स पे एक तो बेसिक टॉपिक्स हैं कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में क्या गैर समझ फैलाई जा रही है, आर्यंस से लेकर तो मुगलों से लेकर तो गांधी और नेहरू के बारे में किस प्रकार से बातें गलत फैलाई फैलाई जा रही हैं। और दूसरे फिर होते हैं कोई अभी टॉपिक आ गया जैसे आज मौलाना आज़ाद जी का जन्मदिन है, तो भाई उनका क्या मैसेज था उस पे मैंने वीडियो बनाया। ऐसे मतलब मेरा कंटेम्प्ररी और हिस्टोरिकल इस 2 को मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि आम लोगों में जो गलतफ़हमियाँ हैं, जिसके आधार पे नफ़रत फैलाई जाती है, उसको दूर करें ताकि हम अपने वास्तविक एजेंडा जो समाज का होना चाहिए, गरीबी को दूर करना, गरीबों को अधिकार देना, संघर्षशील लोगों के इनको मुद्दों को सामने रखना, वो मुद्दा सामने आ सके, मेरा उतना ही एक लिमिटेड पर्पज़ है। आप जैसी आवाजें जो हैं हिंदुस्तान में अब उन्हें लेफ्टिस्ट कह के तो एक तरह से बैशिंग की जाती है, तो यूट्यूब पे आपके साथ ऐसा सलूक हुआ? देखिए, मेरे साथ जो सलूक हुआ उसमें जो नेगेटिव कमेंट्स आती हैं, बहुत आती हैं। जी भर के लोग गालियाँ देते हैं, अपना पूरा साफ कर देते हैं, एक तरफ ये होता है और दूसरी तरफ एप्रिसिएशन भी काफ़ी मिलता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ कम्युनल नहीं हैं। जो कम्युनल हिंदू हैं, वो तो मेरी बातों को रिजेक्ट करेंगे और जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है उनको और मुस्लिम और क्रिश्चियंस इनका तो पूछो ही मत, ये तो सिर पे उठा लेते हैं मुझे और एक हिंदुओं का बड़ा तबका, खास तौर से दलितों का, स्त्रियों का, आदिवासियों के बीच में इसकी बहुत पहुँच है और जो मिडिल क्लास हिंदूज़ में भी जो थोड़े लिबरल हैं, वो भी काफ़ी इनको एप्रिशिएट करते हैं। तो मैं उससे कोई बहुत मुझे बड़ी शिकायत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप सवाल अ, पूछिए प्लीज। प्रोफेसर साहब, एक सवाल जो मेरे ज़हन में आता है, वो यही है कि इंडिया ने अपनी एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जो इन्क्लूसिव भी है और प्लुरलिस्ट भी है। जी। क्या ये माना जा सकता है कि हिंदुओं के अंदर क्योंकि खुद एक किताब नहीं है और कोई एक ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, तो जो फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया थे, उनकी सोच को पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस जो है, इस कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से भी हुई। जी। देखिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये यहाँ तक तो मैं हिंदुओं में एक किताब होने का सवाल मुझे लगता है इससे ज़्यादा संबंधित नहीं है, क्योंकि ये संविधान बनाने में मुसलमान भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। आपको याद दिला दूँ, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में औरतें भी थे, आदिवासियों के भी प्रतिनिधि थे। तो हिंदुओं में जो एक किताब ना होने का सवाल है, वो तो एक दूसरी तरफ से मैं उसमें बताऊँगा, उसको पूरा गया। पर देश के रूप में संविधान सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, ये बात सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार की, आज़ादी के समय, आज़ादी के आंदोलन के बाद भी। पर बाद में दूसरी ताकतें खड़ी हुई, जिन्होंने हिंदू धर्म के नाम पे एक किताब लिया, जैसे सेमाइटिक रिलिजन्स में है, दूसरे धर्मों में है, एक किताब को लिया, गीता को, एक धर्मगुरु को पकड़ा, आचार्य को और एक भगवान को पकड़ा, राम को। ये तीनों को मिला के उन्होंने उसी प्रकार से हिंदुओं के एक बड़े तबके में अपना प्रोपेगेंडा चालू किया। तो वो एक किताब का मतलब मेरे ख्याल से जहाँ तक इंडिया का सवाल है, उसमें संविधान उसकी उसकी जगह लेने तो नहीं गया। ये क्योंकि धार्मिक किताब नहीं है, ये राजनीतिक किताब है और ये राजनीतिक और सोशल इश्यूज पे हमारा गाइडेंस करती है, ये वहाँ तक सीमित है। बहुत खूब। अब आप ये बताएँ, इतनी आपकी ज़िंदगी ये बैरिकेड्स पे गुज़र गई है, ये चीज़ों को चैलेंज करते हुए, जी, और ज़ाहिर है बहुत आपकी सोच के लोग भी हिंदुस्तान में हैं, वरना तो बिल्कुल, गुज़ारा नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन ये आने वाले वक़्त में क्या आप देखते हैं कि कोई पॉज़िटिव चेंज होगा, या अभी इस दौर में से हमें गुज़रना पड़ेगा, जो एक वो क्या कहते हैं, अ, टू नेशन थ्योरी की कंटिन्यूएशन पे बात होगी, पॉलिटिकल। जी। देखिए, मैं इसको कहूँगा कि आपके सवाल का जवाब मैं 50-50 में दूँगा।
50-50 का मतलब ये है कि देश में अभी ऐसी बहुत ताकतें हैं जो संविधान के आधार पे सब धर्मों को साथ में, धर्म के लोगों को साथ में लेकर और एक प्लूरल यानी जो हमारी विविधता वाला इंडिया का सपना देखता है। तो इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पे काफ़ी चर्चा होती है। उसमें जो केवल कम्युनल लोग हैं, वो कहते हैं कि भई ये हिंदू इंडिया है, पर ज़्यादातर बाकी जो लोग हैं, दलितों का तबका, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास का तबका, महिलाओं का बड़ा तबका, आदिवासियों का, ये अभी भी इंडिया के कंसेप्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में ज़्यादा मानते हैं। पर आपको एक बात बता दूँ कि आरएसएस ने इतना प्रोपेगेंडा किया है ज़मीनी तौर पे, और ये ख़ैर उनकी जो ये इसके कारण ही वो सत्ता पे आए। उनका काम बाकी पार्टियों से थोड़ा अलग है। वो तो राजनीतिक चुनाव वगैरह नहीं लड़ते। वो तो अपने उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, जो कोई चुनाव लड़ता है, कोई धर्म के लिए, कोई मतलब मारपीट करता है, कोई दूसरी चीज़ें करता है। पर आरएसएस ने जो प्रचारक खड़े किए, जो स्वयंसेवक खड़े किए, वो घर-घर जाकर इंडिया हिंदू राष्ट्र है और ये संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। गांधी और नेहरू के कारण देश बर्बाद हुआ है और मुसलमान विदेशी हैं, मुसलमान राजा इतने खराब थे। यानी आज के मुसलमानों पर उसका वो शैडो डालने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा है। पर इश्तियाक साहब, मैं आपको थोड़ी उम्मीद की दूसरा दूसरा भाग भी बता दूँ। अभी जी, पिछले 4-5 साल से क्या हुआ है कि जब बीजेपी को सेंटर में पावर में आई, तो यहाँ की सभी पार्टीज़ को लगा कि ये बीजेपी अगर सत्ता में रही, ये तो पूरा नेस्तनाबूद कर देगी हमारे आइन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहले तो एक इंडिया गठबंधन बना, जो पॉलिटिकल लेवल पे आप देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी जी का बहुत रोल था। उसको क्या मैं जस्ट उसके लिए सेक के लिए कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन बनने की कोशिश की, जो थोड़ी-सी अधूरी रही। और उससे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वो कर्नाटक में पहले साथ में आए और उनका एजेंडा क्या है कि भाई कोई कोई दलित राइट्स पे काम कर रहा है, कोई विमेन्स राइट पे काम कर रहा है, कोई आदिवासी राइट पे कर रहा है। पर सबने एक बात फैसला किया कि हम लोग कम्युनलिज्म के खिलाफ, हम लोग हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ हैं। तो इनका जो सोशल प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बना, एडुलू कर्नाटका के नाम से, वही देश में भी बना। भारत जोड़ो अभियान, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की थी। भारत जोड़ो अभियान में हम सब लोग शामिल हैं अलग अलग लेवल पे। और भारत जोड़ो अभियान का एक ही मकसद है अभी कि भाई हम बाकी अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और सबसे पहला हमारा मुकाबला जो होगा, जो बढ़ती हुई फिरका परस्ती है, बढ़ती हुई जो आरएसएस की ताकत है, बढ़ता हुआ जो बीजेपी का पेनिट्रेशन है समाज में, उसके खिलाफ हम पूरी कैंपेन चलाएंगे। और थोड़ा-सा मुझे उम्मीद भी मिली 2024 के चुनाव में। देखिए कि बीजेपी का नारा था 400 पार एंड वी विल क्रॉस 400। तो ये सब जो कोशिशें हुई, एक तरफ से इंडिया प्लेटफॉर्म का बनना जिसमें सभी अपोजिशन पार्टियां थी, और दूसरे सोशल लेवल पे ये जो सब साथ में आए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो नॉन इलेक्टोरल हैं, जो चुनाव में भाग नहीं लेते पर सोसाइटी में काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के अलग अलग पहलुओं पर, तो उससे लोगों में चेतना को बदलने का बहुत बड़ा काम किया। और अभी बहुत सारे इस प्रकार के सोशल ग्रुप्स जुड़ रहे हैं और वो 2-3 प्रकार के काम कर रहे हैं। एक तो हमारे जो आइन का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज का मतलब क्या है, हम केवल उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसके एक-एक मूल्य को ले जाकर गाँव के लोगों को घर-घर जाके विचार करेंगे कि हमारा आइन कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सब बराबर हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, मज़दूर हो या मालिक हो, हम सब बराबर हैं। ये बात अभी घर-घर तक ले जाने की कैंपेन चल रही है, जिसमें मुझे बहुत होप दिखती है। क्योंकि सवाल क्या है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस का अलग महत्व है, वो चीज़ों को शुरुआत करती है। पर आम लोगों से जुड़ना जो आरएसएस ने किया, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मुझे इसमें होप दिखती है कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, राजनीतिक पार्टियां तो कई के एजेंडा बहुत अच्छे हैं, कई लोग अपने केवल सेल्फिश मोटिव से पावर में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए पावर में पॉलिटिक्स में है। पर जो ये ग्रुप्स हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है समाज में एक बेहतर समाज बनाने के लिए सिद्धांतों को ले जाना। और अभी वो मुख्य फोकस आ रहा है लोगों तक ले जाना, घर-घर ले जाना, बस्ती-बस्ती तक ले जाना। और उसके लिए सरल-सरल चीज़ें बन रही हैं, जैसे आइन, ये हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत माना जाता है। आजकल उनके ऊपर डिबेट भी चल रहा है।
तो हमने उनकी पॉजिटिव चीज़ों को निकाला कि भाई उनकी सेना में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, वो इस्लाम का भी आदर करते थे, उनके एडवाइज़र्स भी मुसलमान थे और फिर उन्होंने किसानों पे होने वाले अत्याचारों पे रोक लाई, महिलाओं को इज़्ज़त दी। तो ये 3 पॉइंट लेके हम अभी हमारे दोस्त लोग महाराष्ट्र में कैंपेन किए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कैंपेन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद दिख रही है कि आरएसएस, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, हिंदू बनाम मुस्लिम वाला, हिंदू बनाम क्रिश्चियन वाला, उस नैरेटिव को एक चैलेंज यहाँ से मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उनके पास बहुत स्टेट पावर है, वसाइल हैं, पैसा है, उसके सामने खड़े होना आसान तो नहीं है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक दूसरी बात क्या है, उनके पास ये सब है, पर लोगों के पेट खाली हैं, लोगों के हाथ में काम नहीं है और जिस प्रकार से पिछले 10-12 साल में गरीबी, भुखमरी, बेकारी बढ़ी है, अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क पड़ा है, तो कई लोग दुखी तो हैं। केवल आप भावनाओं के आधार पे बहुत दिनों तक राजनीति नहीं चला सकते। ये बात मैं मानता हूँ कि वो उनके पास मसल पावर है, मैन पावर है, मनी पावर है और मैनिपुलेटिव पावर है। पर इसके बावजूद लोकसभा के चुनाव में हमको और सारी है, आपने खुद ही अभी बताया कि बड़े अखबार आपका कॉलम भी नहीं छाप। मीडिया उनके जेब में है, मीडिया उनके जेब में है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी प्रेज़ेंस है। पर आपको एक बात और बताऊँ, काम ये आप ही का मसला नहीं है, हम भी यहाँ फेस करते हैं। जी। अभी तो डॉक्टर इस्हाक साहब, अभी आपने ट्रम्प साहब की बातें सुनी होंगी पिछले 1-2 महीने में। अब तो लगता है कि क्रिश्चियन अमेरिका बन गया, यहाँ पे मुस्लिम पाकिस्तान, इस्लामिक पाकिस्तान, वहां पे हिंदू इंडिया। तो ये तो कम्युनलिज्म तो अब एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इमर्ज कर रहा है और यहाँ पे तो हालात ये है, आप चले मैं क्या उसका तस्करा करूं। आज सुबह की खबर है, एक मौलाना साहब ने दूसरे मौलाना साहब को कत्ल कर दिया इस बात पे कि वो अजान में तलफ़ुज़ उनका ठीक नहीं था, इस बात पे। देखिए, ये बात भी तो आपकी बहुत गहराई वाली बात, ये काफ़ी गहराई वाली बात। मेरी एक समझ है कि आज दुनिया में मतलब पिछले 50-60 साल से जो अमेरिका का डोमिनेशन है, अमेरिका का डोमिनेशन पहले रशिया भी एक सुपर पावर था, अमेरिका भी सुपर पावर था और उस समय प्रोपेगेंडा में जो ब्रिटेन और अमेरिका ने मुख्य चीज़ यूज़ की थी, वो थी फ्रीडम, कि भई ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में फ्रीडम है, हम तो फ्री कंट्री हैं। अब वो रशिया के कोलैप्स होने के बाद उन्होंने दूसरा दुश्मन चुना और वो दुश्मन था इस्लाम। और ये इस्लाम क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि जिस एरिया में तेल है, जो उनको चाहिए, उस एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये उनका जो दूसरा मैनिपुलेशन था, उसके प्रभाव में आज दुनिया में मज़हब के नाम की सियासत पहले से बढ़ती जा रही है, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। तो ये एक ग्लोबल फेनोमेनन भी है। पाकिस्तान में जैसे 80% प्रॉब्लम होगा, इंडिया में 30% से 40% से अभी 50% पे जा रहा है। श्रीलंका में भी मैंने देखा, अभी तो एक दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, इसके पहले आपने बांग्लादेश में भी बांग्लादेश में भी है। तो ये सवाल तो हर जगह है और उसमें हम लोग जो वास्तविक ह्यूमन राइट्स और समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, शायद इनका एक ग्लोबल अलायंस भी होने की ज़रूरत है, जो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम को मजबूती दें और जहाँ ये हमारे जो राइटिंग के रिसोर्सेज हैं, बाकी चीज़ों के रिसोर्सेज हैं, उसको हम शेयर करें। ऐसा आने वाले वक्त में वो शायद एक रास्ता होगा समाज को आगे ले जाने का। और हाई नहीं, हैंडेडनेस बिल्कुल मुझे गाली के लिए तैयार। जी डॉक्टर साहब। जी, नहीं, आप कीजिए बात। हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ एक बीच में यही कह रहा था कि जब ऐसा कोई अलायंस बने तो वो गाली गलौज और हाई हैंडेडनेस के लिए भी तैयार रहे फिर। इसको फेस वो तो करने के फिर लिए। ठीक है। वो तो अगर आप हाई हैंडेडनेस से को फेस नहीं कर सकते तो फिर घर बैठ जाए। ये तो जो लोग अपनी ज़मीर की बुनियाद पे, अपने विज़दान की बात पे दुनिया अब आ चुके हैं फील्ड के अंदर, उनके पास तो यही नज़र आता है कि अगर हम इस रीजन में कोऑपरेट करें, गुर्बत का मसला हल हो सकता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सर पे आ गई है साउथ एशिया के। इसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिवली तो बुनियाद
एग्जिस्ट करती है कोऑपरेशन की। प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल की गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल इन चीजों से अ, दूर हैं, बल्कि हॉस्टाइल हैं इन चीजों के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो डायलॉग है इंडिया पाकिस्तान, इट शुड कंटिन्यू, क्योंकि कई नए आइडियाज आते हैं। हमें आज ये भी पता लगा कि इंडिया के अंदर ये सारी चीजें होते हुए भी अभी तक बहुत लोग जो हैं वो एक सेकुलर इंडिया के हक में है, वो सब इंडियंस के इक्वल राइट्स के हक में है। तो ये इन चीजों का सुनने के बाद थोड़ा सा हमारा भी हौसला बढ़ता है कि वी शुड कंटिन्यू डूइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे तो अब ये लगता है कि ये खाली इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, दिस इज आई थिंक ग्लोबल, इट शुड बी साउथ लुक्ड एट एशिया एज अ ग्लोबल। डायलॉग बिटवीन सेन माइंड्स, क्योंकि सेम वो, माइंड। हाँ जी, वो इंसेनिटी जो है वो इंडिया पाकिस्तान का कोई मोनोपोली नहीं है, वो सारी दुनिया में बहुत अबंडेंस में मौजूद है। बेशक तो बेशक ये बेशक। जरूरी है। तो बताइए, हम तो जरा डॉक्टर राम को मजीद सुनना चाहते हैं। बताइए ये सूरत हाल जो है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक चीज मैं, चले एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ। ये शशि थरूर साहब की जो किताब है इनग्लोरियस एम्पायर, व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, उसमें तो वो बताते हैं कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पे टेक ओवर किया था तो हिंदुस्तान का वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 25% हिस्सा था। जी तो ये तो अब स्टेटेड फैक्ट है, स्टैट्स अवेलेबल है। तो इफ द मुस्लिम रूल वाज सो बैड, तो ये 25% वर्ल्ड जीडीपी का कैसे हो गया था? देखिए, पहले तो मैं इस बात से असहमत हूँ कि कोई मुस्लिम रूल था। मुस्लिम जो जिनको कहते हैं राजा, पर उनके सब दरबार में तो हिंदू लोग भी थे। आप अकबर के नवरत्नों से लेकर तो औरंगजेब के ऑफिस के, औरंगजेब के दरबार के 33% हिंदू ऑफिसर्स को देखिए। तो ये एक्चुअली उसको मुस्लिम रूल कहना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। राजाओं का रूल था, राजाशाही थी, और औरंगजेब जिसको राजाशाही, बिल्कुल राजाशाही। राजाशाही राजाशाही यस। थी। और उत्तर में जैसे उत्तर से नीचे बढ़ता गया दिल्ली एम्पायर, नीचे कई सारे हिंदू राजा भी थे। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ आजकल भारत में क्या कहते हैं कि हम पहले, हमको आज़ादी मिली 2014 में, हम अभी तक पहले मुसलमानों के गुलाम थे, फिर ब्रिटिश के गुलाम थे। तो मैं ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जो बादशाहत थी मुसलमान राजाओं की हिंदू राजाओं के साथ मिलकर, वो कोई गुलामी नहीं थी। क्योंकि गुलामी में क्या होता है कि आपके देश की संपत्ति को लूट कर आपका हाकिम बाहर ले जाता है, हाकिम बाहर रहता है और यहाँ ऑर्डर चलाता है, जैसे ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश ने यहाँ जितना लूटा, उन्होंने उसको, हमारे देश को मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन से दिए, उसमें कोई शक नहीं है। उनकी भी जरूरत थी, उससे हमको भी फायदा हुआ। पर उसी के साथ साथ देश का जो प्लंडर हुआ वो हॉरिबल है। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 1944 में इश्तियाक साहब और हसन साहब, 1944 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। और वो क्यों पड़ा कि भारत के जो जहाज, भारत के लिए जो जहाज अनाज लेकर आ रहे थे, ब्रिटेन वालों ने उसको रोक दिया। किसके लिए? अपनी आर्मी के रिजर्व के लिए, ये भी नहीं कि रोज के लिए, रिजर्व के लिए। और बाद में बंगाल में अकाल पड़ा तो विंस्टन चर्चिल को बताया गया, तो कहता है अच्छा इंडिया में अकाल पड़ा तो क्या बड़ी बात है, ये बताओ गांधी मरा कि नहीं। तो इतनी क्रूरता से ब्रिटिश ने यहाँ का प्लंडर किया। और मजे की बात यह है कि जो ये ब्रिटिश इंडिया को इतना क्रूरता से शासन कर रहे थे, जलियांवाला बाग हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, तो उस समय भी ये जो कम्युनल ताकतें थी, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो उनकी आवाज दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ थी। और उनकी आवाज जो थी ज्यादातर, यहाँ भारत में तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फेस करना पड़ता है कि मुसलमान राजा कितने अत्याचारी थे, कितने क्रूर थे, कितने ये थे, वो सब चीजों को भुला देते हैं कि हिंदू राजा भी तो थे उनके साथ। अकबर के साथ बीरबल भी था, टोडरमल भी था, राजा मानसिंह भी था। तो ये बातें वो भुला के उसको एक मुस्लिम राजा, और दूसरा मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो मुस्लिम राजाओं ने अत्याचार किए, हिंदू राजाओं के अत्याचार किए, तो ये राजा बात करते थे। आपको बताऊं, सबको पता होगा ये, पहले पुष्यमित्र शुंग नाम का एक राजा था, ब्राह्मण। उसने भारत से पूरे बुद्ध धर्म को उखाड़ के फेंक दिया, कत्लेआम किया, बुद्ध विहारों को तोड़ा। वो तो एक सोशल इश्यू था, तो उसके बारे में बात नहीं होती।
बात होती है कि औरंगजेब ने हमारे शाहू जी महाराज, आज इस पर बात चलती है, उस पर कितना अत्याचार किया, उन्होंने कन्वर्ट किया। अब ये राजा कोई कन्वर्शन का काम नहीं करते। जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के ऊपर अपमानजनक शर्तें लाद सकता है, पर राजा कोई मजहब नहीं फैलाते। राजा तो अपनी एम्पायर फैलाते हैं, संपत्ति को ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उसको भूलकर आज राजाओं को केवल धर्म से जोड़ रहे हैं, और उसके कारण यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ नफरत को और तेज कर रहे हैं, और नफरत के कारण ही ये दंगे भड़का सकते हैं। नफरत मैं नहीं हो एक सकती है। पा रहा हूँ, आप दोनों अच्छा, हजरात ये बताएं अपना जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर पुनियानी कि ये जो अब रिविजनिज्म आ रही है हिस्ट्री में, और सारा वो क्या कहते हैं, ब्लेम जो है वो मुसलमान राजाओं पे, और ये तो क्या यूनिवर्सिटियों में, एकेडेमिया में भी ये एक्सेप्ट हो गया है कि अभी तक किताबें जो हैं वो रिलायबल और वेल रिसर्च्ड स्कॉलर्स की हैं? इश्तियाक साहब, ये आपके जैसे एकेडमिक और एक्टिविस्ट के लिए बता दूं कि भारत का एकेडेमिया बहुत डूब रहा है। जो यहाँ ज्यादातर वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या है? आप हिंदू नेशनलिज्म में मानते हो कि नहीं। उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज की किताबों को बदला जा रहा है, और स्कूल के सिलेबस को बदला जा रहा है। ये सबसे हमारे लिए चिंता की बात है। स्कूल के सिलेबस में क्या हो गया अभी कि भाई गांधी की हत्या क्यों हुई? नहीं, बोले गांधी ने आत्महत्या कर ली थी। जवाहरलाल नेहरू वो बहुत अय्याश थे और उनका कुछ देश में इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल। सीरियसली दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक? यस, इट इज इन आवर टेक्स्ट बुक्स कि ये जवाहरलाल नेहरू को या तो गायब कर देते हैं। गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है, जिसने गांधी की हत्या की, उसको राष्ट्रवादी, उसको नेशनलिस्ट कह रहे हैं। और पूरा जो मुगल पीरियड में तो मुसलमान राजाओं को तो ऐसा कि भाई जैसे शैतान का दूसरा नाम मुसलमान है, इस प्रकार से प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्रिश्चियंस के खिलाफ भी हो रहा है कि भाई ये तो हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं। अब ये बात भूल रहे हैं। इंडिया, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। दिस इज, हम समझते थे कि हम एक मसले को भुगत रहे हैं और हमारी कोई यूनिक सिचुएशन है, बट व्हाट यू आर टेलिंग इज रियली एस्टाउंडिंग। इट इज एस्टाउंडिंग। और वो फहमीदा रियाज नाम की जो पोएट थी, सलाम करता हूँ उनको। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उन्होंने बड़ा एक प्यारा सा वो लिखा था, अरे भाई तुम भी हम जैसे निकले, अभी तक कहाँ छुपे हुए थे कि भाई हमने पाकिस्तान में तो ये सब देखा है, भारत में देखने को मिलेगा ये तो हमको कभी लगा भी नहीं था। तो हाँ, जैसे ऐसा ही है, बिल्कुल जी। तो वो जैसे पाकिस्तान में अगर 90% है, तो यहाँ भी 50-60% तक तो आ गया है। इसकी क्या वजह है? मेरा एक अपनी थ्योरी है कि मॉडर्न इंडिया के जो फाउंडर थे वो एक एडवांस सोच लेके आए थे, और वो एडवांस सोच में इक्वल राइट्स, बल्कि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए रिजर्वेशंस, और इस किस्म का एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा लेके आए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बना। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सारी उम्र अपोज किया, उनको कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो ये सारा एक इंक्लूसिव फॉर्मूला था। लेकिन क्या ये आइडियाज डीप डाउन सोसाइटी में भी थे कि नहीं? क्योंकि अब जबकि ये राइट विंग हिंदू रिवाइवल हो रहा है, तो क्या ये तो नहीं है कि ये फाउंडिंग फादर्स के आइडिया तो थे, बड़े एडवांस थे, बड़े प्रोग्रेसिव थे, लेकिन ये डीपली एंकर्ड नहीं थे लोगों के अंदर? आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और इसमें मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक इंटरव्यू आपको कोट करूंगा। शायद 1956 में फ्रेंच जर्नलिस्ट एंड्रे मार्लो ने उनको पूछा कि जवाहरलाल जी, आपका सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी तरह से सेकुलर है, लिबरल है और सब रिलीजन को मानता है, पर मेरी सोसाइटी में ब्लाइंड रिलीजियोसिटी बहुत है। बिल्कुल मैंने सही क्या, है, हाँ। तो वो क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स उतने हुए नहीं। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए तो जो रिलीजियस ये प्रीचर्स थे उनका होल्ड बना रहा,
और उसके कारण जिसको मैं समझता हूँ सेक्युलराइजेशन के रूप में, सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस डीप नहीं गई। हमारे लीडर 2 कदम आगे थे और सोसाइटी उस तरफ जाने की, उसको ले जाने जी की कोशिश कर रहे थे। पर वो, जैसे मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें रुकावट हुआ महात्मा गांधी का मर्डर, और यही राइट विंग फोर्सेस को चाहिए था, क्योंकि गांधी केवल पावर के लिए नहीं थे, पावर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थे। वो तो इस बात के लिए थी कि सोशल रिफॉर्म कैसे हो, हिंदू मुस्लिम एकता कैसे हो, और गरीबों के जो अधिकार हैं उनको कैसे मिले। एक एक चीज के बारे में उन्होंने जो ख्याल किया, तो गांधी की हत्या बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। दूसरा, नेहरू ने किया तो सही, नेहरू खुद एकदम मेरे ख्याल से 10 on 10 सेक्युलर, डेमोक्रेट, प्रोग्रेसिव लुकिंग, लिबरल, पर उनके कैबिनेट में ऐसे कई लोग थे जो, जिनके ख्याल काफी अलग थे। जैसे हिंदू कोड बिल का मैं आपको बता दूं, आपने अंबेडकर जी की बात की। अंबेडकर तो कैबिनेट में भी थे ना, लेबर मिनिस्टर के रूप में, और उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, तो कैबिनेट के अंदर से ही उनका विरोध हुआ। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने उसको कहा कि अगर ये बनाओगे तो हम आपको ये कर देंगे। और उस समय, या इश्तियाक साहब आपको बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के पुतलों को जलाया गया, ये कह के ये तो हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये, और बाद में फिर क्या हुआ कि जो सोसाइटी चेंज हो रही थी, एक तो अंबेडकर ने चालू किया सोशल रिफॉर्म, गांधी ने फॉलो किया, और सोसाइटी जो चेंज हो रही थी 1970-80 के बाद, वो प्रोसेस थोड़ी रुक गई। और इस तरफ जो आरएसएस बढ़ी, उसमें आरएसएस को एक तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे इन्होंने एक फार साइड से लोगों को तैयार किया, ब्रेन वॉश किया, स्वयंसेवक बनाए, प्रचारक बनाए, जो लोगों के दिमाग में इन पिछड़ी हुई आइडियाज को, राजाओं के, उनका मेन प्रोपेगेंडा क्या है इश्तियाक साहब, कि भाई हमारा हिंदू समाज बहुत आइडियल था, मुसलमान आए उनके कारण कास्ट सिस्टम आया, मुसलमान आए मैं उनके सुनता हूँ, कारण, बार बार सुनता हूँ ये मैं। तो नहीं, ये उनका, मुसलमानों की वजह से कास्ट सिस्टम आया, मुसलमानों ने ये कास्ट हिंदुइज्म में इंट्रोड्यूस किया। ये कैसे हुआ, ये समझाइए जरा हमें। ये देखिए, वो कहते हैं अच्छा, कि ये अपना एक और एक सवाल इसी के साथ है कि कास्ट सिस्टम की कितना पुराना बैक इन टाइम हम इसे, इसकी प्रैक्टिस को ढूंढ सकते हैं देखिए इसके रिलायबल? जी रिलायबल उसका तो देखिए, जब मनुस्मृति लिखी गई 2nd सेंचुरी एडी के आसपास, 2nd सेंचुरी एडी के, तब तक ये कास्ट सिस्टम यहाँ एस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। और मुसलमान आए 7th सेंचुरी में। एक सरल सवाल है, तो बस बातों को तोड़ना मरोड़ना, और लोग कितना गहराई में जाके इसको क्रिटिकली आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, ये आप सोचिए, तो देखते नहीं है। अब किसी को रोज ये बताया जाए तो उसमें विश्वास कर लेगा वो। मैं ऐसे ये सोच रहा हूँ सर कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स या रिलीजियस हेट्रेड जो है, उसकी तारीख तो सारी क्रिश्चियनिटी और ज्यूज के बीच में थी। वो क्या आउट ऑफ गोल्ड, वो प्ले उनका, वो राइटर ध्यान में नहीं आ रहा। फिर ज्यू ऑफ माल्टा, ये क्रिस्टोफर मार्लो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर, जो बैशिंग इतने बड़े, इतने नामी ग्रामी राइटर्स ने, अंग्रेजों ने ज्यूज की, ये मुसलमानों ने तो नहीं की थी। ये झगड़ा तो था नहीं। मैं हैरान होता हूँ जब ये ज्यूज और मुसलमानों का एक मसला, भाई असल झगड़ा उनके बीच में था, हम पता नहीं बीच में कहां से आ गए। अब ये यही यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी नजर आ रहा है, ये कोई झगड़ा नहीं था, और ये आई डोंट नो ये सारा किस्सा कैसे शुरू हो गया। और तो और, कल से जो डिबेट चालू हुआ है, परसों से, कि भाई ये उर्दू को हटाया जाना चाहिए, ये तो मुसलमानों की भाषा है, इसको इंडिया में क्या रोल है। मुसलमानों की कहां से है? मुसलमानों की का तो फारसी, वो ये नहीं नहीं, सरकारी। मुसलमानों की क्या जुबान हो सकती है? मुसलमानों की वही जुबान होगी जो एक इलाके की जुबान है। मुसलमानों की क्या जुबान हो सकती है? एग्जैक्टली, हाउ कैन अ लैंग्वेज हैव अ रिलीजन? आपको बताऊं, केरल में ही हमारे दोस्त जब असगर अली इंजीनियर गए थे, तो वो वहाँ मुसलमान औरतों से उर्दू में बात करने लग गए। तो मुसलमान औरतें ने बोले, ये कैसा मुसलमान है जिसको मलयालम नहीं आती। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो रीजन वाइज है। और बांग्लादेश में
केवल जो 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 दर्जा नजरुल इस्लाम का है, वही दर्जा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो पर यहाँ जो फिरका परस्त ताकतें हैं, वो एक-एक चीज़ को ढूँढती हैं और उर्दू का तो केवल इंडियन लैंग्वेज है, ये और कहीं की है भी नहीं। एक तरफ अवधी, एक in India. इट वाज़ क्रिएटेड इन इंडिया और कितने हिंदू लिटरेचर लोगों ने इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मेरे सबसे फेवरेट मुंशी प्रेमचंद। अब मैंने हाँ, पढ़ा मुंशी नाम क्यों आया? तो मुंशी नाम इसीलिए आया कि जो लोग उर्दू में लिखते थे, उर्दू के साथ चलते थे, उनको मुंशी कहा जाता था। और उसके उलट के हमारे सियासतदान जो हैं, राइट विंग वाले, वो यहाँ तक ज़ुर्रत कर रहे हैं कि भई ये तो मुसलमानों की भाषा है, इसको क्यों आप ला रहे हो इधर? तो फिर अब मुंशी साहब का क्या करना है? उनके और किसका किसका? कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, ये मुंशी बलवंत सिंह, अब इन लोगों का क्या किया जाए? राजेंद्र सिंह बेदी, ये किनका क्या किया जाए? असल में बात ये है कि जो आर्गुमेंट हमारे यहाँ इस्तेमाल हुई है उर्दू को मुसलमानों की जुबान बताने में, अब वहां पे वो कह रहे हैं कि ये जुबान तो मुसलमानों की है। एक्चुअली दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द टू नेशन थ्योरी। एब्सोल्यूट टू नेशन थ्योरी ने ए हिस्टोरिकल बल्कि अनहिस्टोरिकल बातें की, लेकिन उसकी बुनियाद पे इंडिया के टुकड़े भी हो गए। अब वहां पे हिंदू राइट को भी आर्गुमेंट तो चाहिए ना उर्दू को असेल करने के लिए। तो वो यही कहते हैं कि जिन्ना साहब ने तो यही कहा था कि उर्दू इज द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स, और मेरी जिन्ना वाली किताब में है ये इतनी ट्रेजिक चीजें हो गई हैं। जब ये की गई थी शायद ये सोचा नहीं था गया कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन आज उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें नजर आ रहे हैं वो बहुत क्या कहते हैं यार, इट दे क्रिएट अ लॉट ऑफ डेस्पोंडेंस। आदमी लगता है कि करे क्या अब। बहुत है नहीं, लेकिन सारी डॉक्टर साहब आपकी बात इतनी वजनी है तो प्रोफेसर बुनियादी से यही पूछें कि जो आज जो 100 साल पहले किया वो तो आज भुगत रहे हैं, जो आज हो रहा है उसकी क्या शक्ल होगी आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगती है कि अभी जो हो रहा है, इसका विरोध भी चालू है। यानी मुझे पाकिस्तान का भी थोड़ा पता है, पर इंडिया में अच्छे भले पैमाने पर इन चीज़ों का विरोध हो रहा है। और जो लोग मिडल ऑफ द रोड हैं या जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो इसका बराबर पूरे अपने जज़्बे से इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आपने मीडिया की बात की, बड़े अखबारों की बात की, तो उसके जवाब में यहाँ एक जो सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, जैसे स्क्रोल हो, द वायर हो, जो आप भी शायद देखते होंगे, न्यूज़ क्लिक मैं हो, भी देख ये डॉक्टर वो साहब का वो बहुत ठीक हमारे सब उसमें आते हैं और ये भी ना एक बहुत बड़ा मीडियम हो रहा है। और दूसरा आपको बताऊँ आप दोनों साहबान को कि हमारे यहाँ जो यूट्यूब के इतने अच्छे-अच्छे चैनल्स आए हैं, वो एक तो ध्रुव राठी हमारा लड़का जो यूरोप में बैठ के वीडियोज़ बनाता है और जो जी जी यहाँ रविश कुमार, रवीश भी कुमार देखते और हैं, इज वेरी तो ये जो चलते सत्य हिंदी, ये भी अपने कमाल का इनकी व्यूअरशिप हो रही है और कमाल काम कर रही जी है। जी। यहाँ मुझे इंडिया में और एक ये फ़र्क टीवी दिखता में है, है, क्या नाम है उनका, रविंद्र कुमार है, रवीश ये रवीश रविश कमाल कुमार, हाँ, कमाल के आदमी है वो तो कमाल के कमाल आदमी क्या, जी जी। है। किन की बात हो रही है, किन की बात? रवीश कुमार टीवी पे करते हैं रविश हाँ, कुमार, रविश कुमार। इज अमेजिंग वेरी अमेजिंग हीरो आदमी है, बिल्कुल सही। और क्या अंदाज है उनका, खूबसूरत वो तो प्रेजेंटेशन। चैलेंज करते हैं यार, बात को चैलेंज करते हैं, यही बिल्कुल चीजें सही। हैं जो भारत को यही चीजें हैं जो भारत को लॉन्ग टर्म में बचाएंगी। तो एक तरफ से जो इस प्रकार का राइट विंग का अटैक है वो है तो बहुत खतरनाक, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि इसको रोका जा सकता है। पर इधर से जो कुछ लोग हैं वो काफी डिटरमिन्ड है और उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो साहस है, वो समाज में उसका भी इफ़ेक्ट है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे आपको मैं दूसरा बता दूँ, एक तो ये मीडिया के लेवल पे बहुत अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं। तो आजकल टीवी वगैरह तो बड़ा टीवी तो हम देखते ही नहीं है। इन्हीं चैनल्स को हम देख के अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। तो ऐसे ही सोशल वर्कर्स में भी ऐसे बहुत बहादुर लोग हैं, जो बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना, केसेस करना। जैसे आप तीस्ता सेतलवाड़ का नाम तो आपने सुना होगा। क्या बहादुर महिला है, एक-एक चीज़ पे वो बात करती है। और मैं केवल ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय समाज में हैं,
जिनसे काफी उम्मीद बांधी जा हमने सकती है। वो अनब साहब हैं मीडिया पे, क्या नाम उनका, सरनेम नहीं पता, अनब, और वो क्या दूसरी है, अर्नब अर्नब गोस्वामी। अर्नब साहब, और वो क्या पलकी शर्मा साहिबा का नाम भी सुन रखा है हमने, हाँ, वी नो नहीं, अर्नब गोस्वामी तो एक खैर बहुत अलग ही है। वो तो राइट विंग में भी राइट विंग है। तो राइट विंग के राइट विंग है, राइट विंग है, वो तो राइट विंग है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इंडिया के अंदर मैं क्योंकि 2 सालों से बार-बार जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपकी बात भी सुनते हैं, आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं और वो यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। मुझे कई मैं जब बैंगलोर में था तो मुझे कई इंडस्ट्रियलिस्ट मिले कि भाई साहब अगर आप अपनी हुकूमत को मनवा लें, तो हज़ारों हमारे पास आउटसोर्सिंग की ये जॉब्स होते हैं जो हम पाकिस्तानी ये जो है लड़के जो बाहर जाके डूब जाते हैं, हम उनको दे सकते हैं। तो ये इसमें एक तो इंटेलेक्चुअल्स का जो लेवल है जिसपे अब हम बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स का हो सकता है, लेकिन साथ-साथ हुकूमतों को कैसे कन्विंस किया जाए कि कोऑपरेशन में फ़ायदा ही फ़ायदा है, कॉन्फ्रंटेशन में नुकसान ही नुकसान है। इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। इश्तियाक साहब, मैं इसका ऐसा बताऊंगा कि भारत में, इंडिया में ऐसी आवाजें बहुत हैं, पर अभी तक हुआ क्या है, ये आवाजें बिखरी बिखरी हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया, सोशल ग्रुप्स, बहुत अच्छे अच्छे सोशल ग्रुप्स हैं, पर उनका दायरा एक सीमित हो जाता है, और जो जी, पूरा विजन सोसाइटी का, वो फिर छोड़ के अपने काम पे ये रहते हैं, फोकस करते हैं। पर यही अभी वजह है। अभी कोशिश ये हो रही है कि एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम दो चीजों का रखा जाए, एक डेमोक्रेसी का और दूसरा प्लूरलिज्म का, जिसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जिसमें आती है। तो इसके आधार पर लोगों में डिफरेंसेस कम हो रहे हैं। यानी जो ये जो भी सोशल ग्रुप हैं, उनके डिफरेंसेस तो होते हैं, क्योंकि सब लोग सोचने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कई डिफरेंसेस के कारण अलग ग्रुप बन जाते हैं। पर उन ग्रुप में एक यूनिटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी की बात मैं नहीं कहता, पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म जिसका एजेंडा केवल इतना है कि हमको लोकतंत्र को बढ़ाना है और भारतीय संविधान को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आगे बढ़ना है। ये अभी बहुत बड़ी राय उभर रही है इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, सोशल एक्टिविस्ट के बीच में, और ये बात नीचे, मेरा विश्वास है ये बात डेफिनेटली नीचे तक जाएगी। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान में कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? वो जो नोन प्रॉब्लम्स हैं वी ऑल नो, लेकिन आपकी नजर से देखना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान का खुद का जो प्रॉब्लम था, वो तो शुरू में मैंने, जैसे मेरी समझ है कि फ्यूडल एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, और जिन्ना साहब के जाने के बाद वो फ्यूडल एलिमेंट्स ने, मिलिट्री ने और मुल्ला शाही ने पूरा उसको जकड़ लिया। उधर से जिया साहब आए तो उन्होंने पूरा इस्लामीकरण की प्रोसेस चालू की, और इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका ने लिया। तो ये हम मजाक के रूप में कहते थे, पता नहीं कितना सच है, कि पाकिस्तान को चलाने वाले 3 ए हैं, 3 ए, अल्लाह थ्रू मुल्ला, आर्मी और अमेरिका। ये मजाक में इस बात को कहा जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जमहूरियत जो कमजोर हो गई है, उसको वापस आने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जमहूरियत के सिवाय सोशल प्रॉब्लम्स हल हो ही नहीं सकते। और वो जमहूरियत एक उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। उसमें अमेरिका का भी रोल है, काफी बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका को इस्तेमाल करना था पाकिस्तान को अपने बेस के रूप में, ताकि वो तेल के देशों पर अपना कब्जा जमा सके, तेल को ज्यादा सही तरीके से प्राप्त कर सके। तो अमेरिका का भी रोल है। और अंदर जो फ्यूडल फोर्सेस हैं, जैसे भुट्टो साहब आपके प्रधानमंत्री बने, तो वो एक बहुत बड़े फ्यूडल लॉर्ड थे, जमीन थी उनके पास। मैं एक इंडिविजुअल, कुछ मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मेरे ख्याल से फ्यूडलिज्म ने बहुत डोमिनेट किया। और दूसरा ये है कि जैसे इंडिया में नेहरू आए, 17 साल तक काम किया, और उसके कारण उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बनाया, एजुकेशन का बेस बनाया, सोशल चेंजेस के लिए जो फाउंडेशन की, वो रिमार्केबल। वो बात भी या पाकिस्तान उठता है, आप दोनों के खिदमत में पेश करते हैं कि अगर पाकिस्तान इसलिए इजी टारगेट बना अमेरिका का और वेस्ट का क्योंकि कमजोर मुल्क था, वसाइल कम। अगर जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में भी आया कि शुरू में पंडित नेहरू साहब की
जिंदगी में तो ये माहौल था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपके रिपब्लिक डे पे भी चीफ गेस्ट आए, फिर बाद में एक और मिनिस्टर आए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को मजबूत करने में तवज्जो देता तो वो स्पेस क्रिएट ना होती वेस्ट के लिए कि वो पाकिस्तान को इस तरह से अपने मकासद के लिए आगे बढ़ाए। यू थिंक कि ये कहीं पे मिसकैलकुलेट हो गया सारा सिलसिला? जी देखिए, ये मैं आपसे काफ़ी सहमत हूँ, पर उसमें एक ही समस्या है। बीच में क्या हो गया, वो जो ज्योग्राफिकल लिमिट के कश्मीर का मुद्दा आ गया। कश्मीर के मुद्दे के कारण भारत पाकिस्तान में जो दोस्ती होना चाहिए वो नहीं हो पाई। बहुत समय तक दोनों के अपने-अपने दावे हैं, दोनों के अपने-अपने विचार हैं। तो वो हमें हमेशा भारत पाकिस्तान के संबंधों के बीच में आता रहा। तो जैसे आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से भारत पाकिस्तान की दोस्ती, बांग्लादेश की दोस्ती, जो सार्क एक्सपेरिमेंट था, सार्क साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन वाला, उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं थी कि साउथ एशिया के देश अपने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को हल करें। तो वो तो बाद में हुआ नहीं कई कारणों से। पर पाकिस्तान के हालात बहुत अलग होते अगर कश्मीर मुद्दे पर इतना फोकस न होता दोनों देशों का, और वो आपस में ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इसके बारे में बात करते तो पाकिस्तान के हालात भी बहुत अलग होते। ऐसा बड़े मुझे लोग थे, इतने इतने संजीदा लोग थे, जी they could find a way out of this thing, बजाय इसके कि 80 साल इसे लिंगर कर लेते और जान को आ जाता ये मसला दोनों देशों की। सही सही सही। पर They आज should भी have- सबसे बिल्कुल मैं मानता हूँ, पर आज भी ये जो हमारे देश में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो फॉल्स नैरेटिव के बढ़ने का है, और वो फॉल्स नैरेटिव ने जमीन समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली है। और ये नैरेटिव जो लोगों के बीच में होता है, इट वर्क्स फॉर पॉलिटिकल। सवाल ये खड़ा होता है कि जो आम लोग हैं, जो मजहबी लोगों के पीछे लग जाते हैं या ऐसी आइडियोलॉजीज के, उनके हाथ क्या आता है? मलाई तो ऊपर वाले खा जाएंगे, गरीब आदमी तो गरीब आदमी ही रहेगा, जो मर्जी आ जाए। ये खाली नारे लगा के और जज्बाती होके, व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट, ये समझाइए। देखिए, ये जो दंगों में जो मरने वाले लोग हैं वो भी गरीब होते हैं, और दंगों में जो सड़क पे आके मारते मारते हैं वो भी गरीब होते हैं। जो दंगे करवाते हैं वो तो अपने एसी ऑफिसेस में बैठे रहते हैं, अपनी तो कैश शाम को कार्ड इकट्ठे पार्टी भी करते हैं दोनों पार्टियां, वो आप मुखालिफिन आपस में। वो तो खैर मुझे नहीं मालूम, पर वो मजे में रहते हैं। दंगे करवाने वाले पॉलिटिकली ऊपर जाते हैं, और दंगे करने वाले उनका हाल बेहाल होता है। ऐसा गुजरात में भी हमने देखा। एक अशोक मोची नाम का वो जो गुजरात के दंगों का फेस बन गया था, हाथ में 2 तलवारें लेके जा रहा है, वो बेचारा मोची था, आ गया प्रभाव में। बाद में उसको रियलाइज हुआ ये क्या हो गया, तो फिर उसने देखा मैंने इनका सब किया, हमारे एरिया का जो हमको भड़का रहा था वो तो अभी एमएलए बन गया, एमपी बन जाएगा, और मेरी तो जो छोटी सी दुकान थी वो भी जल गई। तो अब वो हमारे कई लोगों के कांटेक्ट में है, उसने खुद दुकान खोला है, और वो रिग्रेट करता है कि वो ऐसा क्यों किया। तो खैर उस समय पर क्या है, सेंटिमेंट इतने स्ट्रांग होते हैं। जैसे देखिए गोधरा में ट्रेन जली, इन्वेस्टिगेशन के पहले ही हमारे पीएम साहब ने डिक्लेयर कर दिया ये तो इस्लामिक आतंकवाद का काम है, हो गया खेल चालू। तो ये चीजों को काफी आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई। डॉक्टर साहब को सवाल पूछने से पहले आपके जहन में हो पूछने की? नहीं, मेरी तो अपना डॉक्टर राम पुनियानी के साथ इतनी बातें मिलती हैं कि मेरे पास सवाल कोई नहीं होता, क्यूरोसिटी होती है। अब मेरा ये अलबत्ता एक सवाल नहीं उठता ये कि क्या हम एकेडमिक जो हैं किसी पोजीशन में हैं कि हम एक नेटवर्क बना के इन सारी चीजों को मिलके क्वेश्चन करें, कि ये अपने अपने मुल्क में ही हम मजबूर वहां पे फंसे रहेंगे? मजबूर तो उधर भी हो, मजबूर हम इधर भी हैं। जी, दोनों मजबूर मिल गए तो दोनों को ताकत आ जाएगी, दोनों और कमजोर नहीं होंगे। तो जैसे पहले सार्क का अगर हम डिमांड करें कि इसकी रिवाइवल हो जाए सार्क की, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, क्यों जी?
जी, इश्तियाक शाह हसन साहब, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एकेडमिक्स में भी जैसे साउथ एशिया में बहुत सारी चीज़ें, हमारा सोचना एक सरीका है कि एक तरफ तो मज़हब है, दूसरी तरफ मज़हब के नाम की सियासत है। मज़हब हम्म। लोगों को फ्रीडम है अपना-अपना पालें, और मज़हब के नाम की सियासत की कोई जगह नहीं होती पॉलिटिकल बन गई है ये। क्या। तो हम लोग जो एकेडमिक्स में हैं, थोड़े बहुत एक्टिविस्ट भी हैं, हम लोग अगर इस प्रकार का कोई एसोसिएशन बना के प्रॉब्लम्स को आउटलाइन करके कोलैबोरेटिव वे में उसको अगर सॉल्व करें। मैं जैसे इंडिया में मुस्लिम राजाओं की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में क्या लिखा जाता है या उसको गायब भी कर दिया गया है। ये चीज़ें अगर कोलैबोरेशन में आएगी तो शायद उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। अब जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइज़ेशन, अभी तो उसका खैर सेटल हो गया है, तो उसपे भी अगर हम मिलके कुछ निकालें कि आपकी समझ क्या है, हमारी समझ क्या है, और ये लोग किस प्रकार से फैला रहे हैं कि आर्यन्स वेयर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस लैंड। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से इश्तियाक साहब कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है, जगह है। और हमारे में से जो यंगर लोग हैं, और हम में से जो लोग हम में से कई लोग जो काफ़ी ओल्ड लोग हैं, जितना हम चाहें तो उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। सवाल तो वही है, और उसमें मतभेद का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसी नाम से ऐसा फोरम बना लेते हैं, इंडो पाक डायलॉग के नाम से। ये डायलॉग बढ़ाते रहें आगे, ये फोरम ही है, यही चलता जगह रहेगा, ये डायलॉग चलता रहेगा। चल। अब हम चाहते हैं कोई इंडिया से भी ऐसा एक नेटवर्क हो जो पाकिस्तानियों को बुलाए और वहां पे बात इंडियन ऑडियंस के साथ हो। इस तरह भी अगर हम सोच सकते हैं कि ये इंडियो पाक डायलॉग हमने तो शुरू किया हुआ है, इंडिया से भी अगर कोई ऐसा नेटवर्क बने और इस पाकिस्तानी स्कॉलर्स को, एकेडमिक्स को बुलाया जाए, तो शायद एक ब्रेक थ्रू किसी पॉइंट पे हो जाए। नॉर्मली आई फील वेरी पेसिमिस्टिक, लेकिन पेसिमिज्म अगर मान ली जाए तो फिर हम घर बैठ जाएं। घर बैठने वाले भी हम नहीं है। सही बात नहीं, घर तो नहीं हम बैठेंगे, ना खामोश बैठेंगे। ये अर्ज करना चाहते हैं इजाजत लेने से पहले कि हम पे तनकीद होती है कि हम अपने शाम के प्रोग्राम में जब लाइव शो करते हैं तो हम इंडिया को बहुत तनकीद करते हैं। हम इंडिया को नहीं, हम एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतों को की तनकीद करते हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट्स जो लोगों का इस्तेहसाल कर रही हैं, हम उनकी तनकीद करते हैं, चाहे वो इधर हैं चाहे वो उधर हैं। हम करते रहेंगे। जिसको हम जहाँ पे देखते हैं कि पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सिचुएशन को, हम उसकी तनकीद करते हैं, करते रहेंगे। हमारा हिंदुस्तान से, हिंदुओं से, कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, हिंदुओं से, हिंदुस्तानियों से कोई झगड़ा नहीं है। हम बहुत इस तरह से, अगर कोई हमारे बारे में ये समझता है कि हम कुछ ऐसा वैसा समझते हैं, तो हम आपस में बैठ के खाते पीते भी हैं, हम दोस्त भी हैं। हमें आपके बर्तनों में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा हमारे बारे में सोचता है तो ये सोच है प्रोफेसर हाँ, राम। दोनों तरफ है यार, अब दोनों तरफ है। ये बहुत बुरा जमाना आ गया है, बहुत बुरा जमाना आ गया है। आई नो। और ये है ऐसे सर, जब मैं वहां गया था ग्लासगो पढ़ने 20-25 साल पहले, तो वहां पे करीब में एक दुकान थी। मैं वहां गया, पाकिस्तानी की दुकान थी, तो उसने पूछा कहाँ रहते हो। मैंने उसे बताया जी यहाँ पे रहता हूँ। उस यूनिवर्सिटी हॉल्स में रहते थे हम। तो कहते तो खाते पीते कहाँ? जी वही खाते पीते कहाँ जाएंगे जहाँ रहते। कहते तुसी अंग्रेजा नाल रहते हो। पंजाबी था, लाहौर के ही थे। मैं कहा जी तो ओना प्लेटा जी खा लेंगे। मैं कहा जी तो और मैं कहाँ से लाऊं जी अपने लिए प्लेटें वो जो इकट्ठी हैं। और वहां पे वो दिल्ली के लड़के भी थे हमारे साथ, वो मनोज और कौन आशीष। तो आते पीते थे, खाते पीते थे, एक ही जगह खाना पकता था, वही सब खाते थे। देवर वॉज नो क्वेश्चन एट ऑल। किसी, आई डोंट नो कि किसी के जहन में ऐसी बातें आती कैसे। मैं तो इस पे हैरान था। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई एम नेवर कमिंग बैक टू दिस शॉप, आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम इट। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है। ये सबके साथ ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। कॉलेज के दिनों में हम लोग टिफिन मान लाते लोग थे। मतलब ये है कि खाते कौन सी प्लेट में खाते हो, ये मतलब लुक एट दैट क्वेश्चन। और ये सोचें कि ये सवाल आ कहां से रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। देखिए, तनकीद कीजिए, अपने दिल की भड़ास भी निकाल लीजिए, लेकिन इस बात को आगे बढ़ने दीजिए। खुदा हाफिज़। मैं एक कमेंट कर दूं।
जरूर कीजिए। कि ये जो आपने सुझाव दिया कि इंडो पाकिस्तान डायलॉग जैसे आप चलाते हैं, यहाँ के भी कुछ अच्छे चैनल्स चला सकते हैं, तो हम उनको अप्रोच करके देखते हैं कि वो आप जैसे लोगों को और आप का जिनका नाम प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम वो अगर अब ऐसा प्रोग्राम उस साइड से बना के चलाना चाहते हैं, हम उसे वेलकम करेंगे। वो वहाँ हम ही रिकॉर्डिंग करा लेंगे, आप अपनी तरफ से पैनल कर लीजिए और एक अपनी तरफ का ऐसा प्रोग्राम कर लीजिए। हमारा ही प्लेटफॉर्म हाजिर है, यहीं पे चलाएंगे। आपकी साइट का सारा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।